नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो पिछले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड गुप्ता पीरियड के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि गुप्ता जो एक इम्परर बना हुआ था, या जो हम कह सकते हैं एक डायनेस्टी थी, वो इतनी ज़्यादा फ्लरिश क्यों हुई, क्यों इतनी क्लासिकल एज उसको कहा जाता है, क्यों उस एज में जो मिलिट्री का बेस था या जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी वो कितनी बेहतर थी, और जो उनके 9 जिम थे उस राज्य दरबार में वो कितना बेहतर था। तो कोई भी किंगडम हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी डायनेस्टी हो, वो तभी बेहतर बन सकती है जब वहाँ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, साथ ही साथ जो उस चीज़ को मैनेज कर रहा हो, सुपरवाइज कर रहा हो, उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी हो। तो चंद्रगुप्ता ईरा को एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा ईरा ये माना जाता है। गुप्ता एम्पायर अपने आप में सबसे समृद्ध, फ्लरिश और रिच कल्चर हेरिटेज के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए हम इसको गोल्डन एज की बात करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में बेसिक चीज़ें बताया था, आज मैं बेसिक से लेकर पूरी एडवांस की चीज़ें बताऊंगा। तो कृपया मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो जो गुप्ता पीरियड की एक्चुअली में जो फाउंडर माना जाता है उसको चंद्रगुप्त फर्स्ट को, ये जो गुप्ता पीरियड की शुरुआत हुई है ये लमसम 319 से लेकर 335 एडी के बीच में चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में जानकारी मिलती है। अब कोई भी राजा हो वो इतना शक्तिशाली होता है, इतना पावरफुल होता है, क्योंकि कोई आम आदमी ऐसे वैसे थोड़े एम्पायर खड़ा कर देगा। एम्पायर खड़ा करने के लिए दम चाहिए, मेहनत चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, मजबूती चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो एक मेंटल माइंड बना होता है कि हाँ हमको ये चीज़ जीतनी है, वैसा एक जो आउटलुक होता है, माइंड सेट होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को जो बारे में बात करते हैं कि इनको रियल फाउंडर गुप्ता एम्पायर का माना जाता है। इन्होंने शादी लिच्छा देवी प्रिंसेस जो कि कुमारा देवी हैं उनसे करी, लेकिन धीरे धीरे ये देखने को मिला कि जो ये राजा थे इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने किंगडम को इनलार्ज करने के लिए पहले के राजा क्या करते थे, मैट्रिमोनियल अलायंस करते थे। मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब होता है जब एक राजा किसी दूसरे प्रदेश के या दूसरे डायनेस्टी के राजा के लड़की के साथ उसके डायनेस्टी में, उसके इम्परर में, या हम कह सकते हैं उसके उस पे जाके मैट्रिमोनियल अलायंस करना है। अलायंस का मतलब शादी करना, अपनी पुत्री से शादी करा दिया किसी से कर, ताकि उनके जो संबंध है वो मधुर हो सके, ट्रेड कॉमर्स उनका बेहतर हो सके, उनको मिलिट्री सपोर्ट मिल सके, और वो जो उनका पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है, या कोई उनको चैरिटी दान में कोई दे दे, किला दे दे, पूरे प्रोविंस का प्रोविंसी दे दे, उनकी जब लड़ाई हो तो उसमें मदद करे, तो ये सारी चीज़ें पहले होती थी। इस ईरा को हम गुप्ता संवत ईरा के भी नाम से जानते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त 319 के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस ये पता चलता है कि ये एक रियल फाउंडर है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो गुप्ता पीरियड है वो पूरी तरीके से अपने आप में काफ़ी दमील, काफ़ी लोडेड टाइप की डायनेस्टी रही है। तो इसीलिए हम इसको गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन बस आप लोगों से एक उम्मीद करता हूं कि कृपया चैनल लीगल इटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें और अपना प्रेम बना कर रखें, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ आप इस जाकर कहीं भी पढ़ेंगे तो इसके लिए वो आपसे लाखों रुपया चार्ज करेंगे। हो सकता है फिर भी इतना डिटेल में आपको ना बताएं। तो अब चलते हैं समुद्रगुप्ता 335 से 380 एडी के बीच में। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था उसी के सन जो सक्सेसर होता है कि हाँ इसके बाद ये आएगा, जैसे आपके घर में होता है कि आप आए, फिर आपका भाई आया, फिर आपके भाई का भाई आया, उसका लड़का आया, उसका, तो ये जो एक सक्सेशन चला आ रहा है, वंशा जो गति चली आ रही है, उसी में समुद्रगुप्त को गुप्ता एम्पायर में सबसे महान शासक बताया गया। क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, रिस्क टेकर था, लड़ाई लड़ने में सबसे आगे था। इसको नेपोलियन
भी लोग बोलते हैं, क्योंकि जो इसका स्किल था वो पूरी तरीके से एक्सपेंशन करने पे विश्वास रखता था। मिलिट्री बेस उसका सबसे बेहतरीन था। साथ ही साथ ये जो ना केवल लीडरशिप क्वालिटी अच्छी थी, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा सामाजिक टाइप का भी था। इसको हम विक्रमादित्य की उपाधि के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसको बहुत सारे जो इसके कविराज हरिसेना भी लोग इसको रिफर करते हैं। इसमें ये है कि ये जो राजा था ना केवल अकेले पॉलिटिकल लेवल पे मजबूत था, बल्कि ये इसके अंदर ह्यूमैनिटी भी थी, आर्ट को सपोर्ट करता था। अब आर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इलाहाबाद का स्टोन पिलर इनके बारे में बात करता है, इनकी महान चीज़ों के बारे में बताता है। इन्होंने जो भी एक्वायर करा अपने जीवन में, जो भी इनकी गाथाएं हैं उसके बारे में डिटेल में ये बात करता है। तो समुद्रगुप्त के समय जो उनका गुप्ता एम्परर था उसको बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज मिला, सम्मान मिला, और इनकी इतनी ज़्यादा मतलब पावरफुल थे कि जो परमिशन इनको सेलान के किंग मेघवर्मन के द्वारा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जो बोध गया में बनाई गई, तो ये आर्किटेक्चर का भी एक प्रकार से समाज सुधारक के साथ साथ इनकी जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी ये उस पर भी विश्वास रखते थे। और इनके गाथाओं के बारे में, इनकी चर्चाओं के बारे में, इलाहाबाद का जो इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्त के बारे में बताता है कि इतने शक्तिशाली थे कि ये कभी अपने जीवन में डिफीट नहीं हुए, क्योंकि जो इनकी प्लानिंग पॉलिसी थी या कोऑर्डिनेट करने का तरीका था, या किस तरीके से कॉपरेशन बनाना है, कहाँ कौन सा मूव लेना है, जो स्ट्रेटजिक इनकी आइडियोलॉजी थी या स्ट्रेटजिक इनकी प्लानिंग थी वो बहुत बेहतर थी। किसी के सामने घुटने नहीं टेके, इसीलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके ज़माने में इन्होंने मिलिट्री को और बेहतर कराया, जिससे ये गुप्ता एम्पायर को और मजबूत कर सकें, और जो आने वाली छोटी मोटी रियासतें हैं या छोटी मोटे रीजनल डायनेस्टी हैं या ग्रुप हैं, अगर आने वाले समय में वार हो या कोई प्रॉब्लम हो तो ये उससे सामना कर सकें। तो इतनी सारी चीज़ें समुद्रगुप्त के बारे में हमको जानने को मिलती हैं। अब हम लोग चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में समझते हैं। जो इनका ईरा चला वो 380 सेंचुरी से लेकर 415 सेंचुरी तक इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इनके रीजन में गुप्ता एम्पायर ने काफ़ी समृद्धि हासिल करी, लेकिन इनकी कुछ समस्याएं थी कि ये मैरिज अलायंस कर लेते थे ताकि ये कन्क्वायर कर सके। तो ये इनके बारे में ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा लिटरेरी सोर्स पे बेस्ड थे। बेसिकली ये अपने समय के कापर क्वाइन या इनके बारे में जो और भी इंस्क्रिप्शन दिए हैं उनके बारे में बात जानने को मिलती है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब चलते हैं, इनके बारे में ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड था उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस नागाओं के साथ कर ली थी, और जो उनके मैरिज जो उनकी प्रिंसेस थी कुबेरांगा, उसकी जो डॉटर प्रभावती थी बाद में उससे शादी कर ली। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से करते थे कि चंद्रगुप्त इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सके जो वटाका किंगडम था सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हो सकता है कल कोई उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दे या कोई और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो ये अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए, अच्छे संबंध बढ़ाने के लिए, ताकि जब इमरजेंसी की सिचुएशन आए या वार का समय आए तो वो राजा उनकी मदद करे। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इनके जो समय था इनमें वटाका जो किंगडम था इन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल कराया, और साथ ही साथ चंद्रगुप्त ने वेस्टर्न जो मालवा का रीजन है या गुजरात का क्षेत्र है उसको कन्क्वायर करा। अब राजा इस वजह से कन्क्वायर करते थे क्योंकि जब वो कन्क्वायर करेंगे तो हो सकता है उनको वो साम्राज्य मिल जाए जिनकी उनसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ सके, ज़्यादा ट्रेड कॉमर्स कर सकें, बेहतर फर्टिलाइज इलाका होते थे तो वहाँ उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दिख सके, जिससे वहाँ का उनका इकोनॉमिक सिस्टम मजबूत हो सके, राजा का बाहुबलपन शो हो सके कि हाँ ये राजा मजबूत है, इसके पास ज़्यादा क्षमता है, जिससे उनका जो गुणगान है, उनकी जो ग्लोरी है उसका भी सम्मान मिल सके। तो ऐसा राजा जनरली करते थे जिससे उनकी ट्रेड कॉमर्स और बेहतर हो सके। तो ये चीज़ थी। लेकिन जो चंद्रगुप्त था उसने अपनी सेकंड राजधानी उज्जैन को बनाया।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चंद्रगुप्त के बारे में पता चलती हैं। इंस्क्रिप्शन में राजाओं की महिमा के मंडन गान किए जाते थे। इसमें मेहरौली का जो आयरन पिलर है कुतुब मीनार के पास, वो राजा के बारे में बताता है कि उन्होंने पूरी तरीके से सिंध रीजन जो था, 7 रिवर थी, उसको क्रॉस करा और जो वल्लभिकाज को किंगडम था उसको डिफीट करा। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में पता चलती कि वो कितने सांस्कृतिक थे, कितने सामाजिक थे, कितनी वो चीज़ों को और वैल्यू करते थे, कल्चर का उनकी नज़र में क्या इम्पोर्टेंस थी, या कितने लिटरेरी वर्क से भरे थे, उनके जीवन में किन किन चीज़ों को वो महत्व देते थे। तो उन्होंने रघुवंशम, जो कालिदास उनके समय में जो बहुत ही फेमस पोएट थे एंशियंट टाइम के, वो भी चंद्रगुप्त सेकंड के समय में थे। इनको इंडियन का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आयरन पिलर दिल्ली का है, जो चंद्रगुप्त सेकंड की महिमा मंडन के बारे में बात करता है, उनकी विक्ट्री के बारे में बताता है कि वो कैसे उन्होंने शाकाओं को हराया, जो कि पूरी तरीके से उस पर बात करता है। कौन चाइनीज पिलग्रिम जो फाइयान था वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय पे आया, उन्होंने यहाँ का भारत का परिवेश, भारत का कल्चर, भारत की जो फिलॉसफी है, पीपल्स की लाइफ है, उसको कैसे दुनिया में प्रचार प्रसार करा। उसने बताया कि इंडिया फिलोसफिकली कितना रिच है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ही विजिटेड एंड स्पेसिफिक सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट जो है उस पर भी ये बात करा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। न्यूमरस जो स्कॉलर हुए उसमें, चाहे चंद्रगुप्त सेकंड हो या और कोई भी हो, नवरत्ना हो, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि जिसको और इनको चंद्रगुप्त सेकंड को परम भगवत टाइटल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि काफ़ी फिलोसफिकल थे, काफ़ी इनरिच थे, आर्ट एंड कल्चर पे काफ़ी विश्वास रखते थे। इस वजह से इनको हम परम भगवत का टाइटल भी देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को भी सब्सक्राइब करते रहें। तो अब कुमार गुप्त के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त के बाद जब अगला उनका बेटा कुमार गुप्त गद्दी पर बैठा, जिसको महेंद्र आदित्य के नाम से जाना गया, जो 415 से 455 एडी के बारे में बात करता है। जो दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वो इनके महिमा मंडन की बात करता है कि इनको महाधिराजा का नाम से जाना गया, इनको गवर्नर उपारिका का अपॉइंट किया गया। उपारिका भुक्ति जो वहाँ के प्रोविंस होते थे, जैसे आज के ज़माने में हमारे राज्य यूपी एमपी, वैसे पहले के ज़माने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न होता था एम्पायर का, राजाओं का, उसको हम पुंडा वर्धमाना भुक्ति या प्रोविंस के नाम से जानते थे। आज के समय में जैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में देख लेते हैं कि ये हमारे यूपी में एमपी का है, ये यहाँ ये जिला है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हमको मिलती हैं कि कैसे किसी भी जो राज्य है उसको कौन गवर्न करेगा, कौन एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। जैसे डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, ऐसे पहले के ज़माने में भी लोग होते थे जो वहाँ कहाँ से रेवेन्यू एकत्र करना है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में बात करती थी। तो लास्ट जो नून डेट थी उसको कुमार गुप्त को सिल्वर कॉइन के बारे में, गुप्ता हीरा के बारे में पता चलता है। ये एरिया, ये जो इंस्क्रिप्शन है वो पूरी तरीके से कैसे उन्होंने मगध और बंगाल पे अपना राज फैलाया और अपने राज को गुजरात के वेस्ट तक ले गए, उसके बारे में भी बात करता है। कुमार गुप्त ने कैसे फॉरेन इन्वेजन जो हुना थे उनको डिफीट करा, उनको अटैक करने में उन्होंने उपलब्धि हासिल की, और बाद में उन्होंने कैसे रिलेशनशिप के जरिए आइडियोलॉजिकल माइंड का यूज करते हुए अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाते हुए मैट्रिमोनियल अलायंस कर दिए, और कैसे ये कल्चरी जो फिलोसफिकल इनरिचमेंट था, या आर्ट थी, या एजुकेशन था फिलोसफिकल, या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन था, या भारत की संस्कृति थी, उसको मजबूत करने में उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो आगे चल के बहुत बड़ा लर्निंग हब बना पूरे एशिया का। तो इसके बारे में इसीलिए हम इसको एक गोल्डन एज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिलासफर, बहुत सारे नवरत्न आए, बहुत सारे जो ट्रैवलर आए, जो एक पूरा गुप्ता अपने आप में बहुत फर्टाइल, बहुत समृद्ध विरासत रही। तो अब स्कंद गुप्त के बारे में बात करते हैं। स्कंद गुप्त कुमार गुप्त
फर्स्ट के बाद गद्दी पर बैठे, जो लास्ट पावरफुल गुप्ता मोनार्च हुआ। इसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसके इंटायर जो परेशानी इस वजह से इसको फेस करनी पड़ेगी कि इसके समय में जो हुना थे उन्होंने गुप्ता एम्पायर पे आक्रमण कर दिया और ये काफ़ी डरा हुआ राजा था, इसमें उतना सामर्थ्य नहीं था। इस वजह से इसकी जो एम्पायर की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली इम्पैक्ट हुआ। इसकी वजह से जो लास्ट गुप्ता रूलर हुआ इसने सिल्वर कॉइन छपवाया, क्योंकि भाई अब पैसा नहीं बचेगा तो कैसे गोल्ड कॉइन छपवाएगा। आप ही सोचिए, सिल्वर कॉइन कोई ऐसे थोड़े, जहाँ सब राजा गोल्ड की बात कर रहे हैं, ये सिल्वर कहीं का मतलब कि ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाया, उसका कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसको सिल्वर कॉइन और ये सारी चीज़ों के नाम से लास्ट जो नून राजा हुआ वो स्कंद गुप्ता 467 AD के बीच में आया। और इसके बाद लेटर गुप्ताज में भी अगर देखेंगे तो वेस्टर्न मालवा तक इन्होंने राज्य करा। स्कंद गुप्त के बारे में मेंशन पता चलता है, कुमार गुप्त सेकेंड, विसी गुप्ता, इनके बारे में कि इनका जो राज्य था वो काफ़ी वास्ट एम्पायर था। जो गुप्ता कंटिन्यू रूल करे 550 AD के बाद, इसके बाद कुछ और हुकूमतें आई, कुछ कमियां आई, जिसकी वजह से डिक्लाइन देखने को मिला। कोई भी अगर समृद्ध शक्तिशाली राजा होगा तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ किस प्रकार से उनका, क्योंकि किंगडम जैसे आज के ज़माने में हम लोग देखें तो हमारी डायनेस्टी, मोदी के समय की डायनेस्टी की मोदी किंग है, उसके समय कैसे रूल हैं, कहाँ पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। वैसे के ज़माने में राजा सुप्रीम होता था, सुप्रीमेसी उसके ऊपर होती थी, सोवरेनिटी उनके ऊपर होती थी। जैसे आज के ज़माने में हमारे लोगों की सोवरेनिटी है, पहले राजा सुप्रीम होता था, वो जो चाहता था उसकी जो जुबान होती थी वो सोने की लकीर की तरीके थी। कैसे वहाँ का राजनीतिक सिस्टम था, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी, आर्ट लिटरेचर की क्या व्यवस्था थी, पावर का मैनेजमेंट कैसे था, इन्हीं सारी चीज़ों पे पूरा गुप्ता पीरियड बात करता है। तो हम लोग पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता एम्पायर की बात करते हैं। तो गुप्ता एम्पायर जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जहाँ पावर एक आदमी के ऊपर नहीं होता है, पावर का विभाजन कर दिया जाता है अलग अलग लोगों में कि ये मिनिस्टर हैं। जैसे हमारे यहाँ मोदी गवर्नमेंट ने कर दिया कि ये पावर मिनिस्टर, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर हैं। इस प्रकार से सारी चीज़ों का बात करता है। ये दर्जा प्राप्त मंत्री हैं अलग अलग प्रकार से। वैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके अलग अलग रोल हैं, अलग अलग ड्यूटी हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो हैं। वैसे राजा भी सब लोगों को अलग अलग चीज़ों के लिए, कि किसको मिलिट्री का देखना है, किसको टैक्स कलेक्ट करना है, किसको इकोनॉमिक चीज़ों को देखना है, कौन हेल्थ को मैनेजमेंट करेगा, कौन इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें। वैसे आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें, कौन ब्यूरोक्रेसी में किसके पास कितना पावर होगा, किसको लैंड ग्रांट करने का अधिकार है, ये सब चीज़ें होती थी जो कहीं ना कहीं कौन किस प्रकार से मैनेजमेंट करेगा, उनको नवरत्न बोला जाता था। तो जो चंद्रगुप्त सेकेंड के नवरत्न के बारे में बात करते हैं तो कालिदास को इंडियन का शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि ये आर्ट और लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि इन्होंने जो ड्रामा है या पोएट्री है उसको काफ़ी बढ़ाया। फिर दूसरे हैं अमर कोश को संस्कृत के विद्वान लेखक कहा जाता है। अमर कोश को संस्कृत रूट की वैटलबरी का महान ज्ञाता बनाया जाता है। इन्होंने सिनोनिम्स होनानिम्स जो आज हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ एक शब्द है, विपरीत शब्द है, कि जैसे मैं आपसे कह दूं कि प्यार के बारे में बताओ तो प्यार के कई मतलब एक चीज़ के निकाले जा सकते हैं। लव निकाला जा सकता है, इंटीमेसी निकाला जा सकता है, कोऑर्डिनल रिलेशनशिप निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप पढ़ते हैं उसमें अमर कोश का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्वंतरी जो आज के समय हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको बहुत पहले लोग कह के चले गए, या ये वेलोसिटी है, ये मोशन है, ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। जितनी भी फिजिक्स है, जो भी
फिजिकल चीज़ें, जो भी नेचर के फिनोमेना चल रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी फिजिकल फॉर्म में आप चीज़ें देखते हैं, उसमें से पहले भी बहुत सारी चीज़ें, धन्वंतरी जो पहले के बहुत ही नवजिम थे, चंद्रगुप्त, गुप्ता पीरियड, इसीलिए हम इसको गोल्डन एज मानते हैं। आर्किटेक्ट में शंकु, जो आजकल आर्किटेक्चर आप बनवाते हैं कि आर्किटेक्ट के जरिए डिजाइन होगा, या बड़े बड़े आर्किटेक्चर डिजाइन के कोर्स चलते हैं, ये बहुत पहले कि किस प्रकार से ढांचा का निर्माण करना है, कैसे उसको डिजाइन देना है, ये बहुत पहले पूरी चीज़ों के बारे में शंकु बात कर गए थे। तो ये बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो आप संस्कृत के स्कॉलर पढ़ते हैं, नए नए कोर्स चलते हैं, ग्रामर आप पढ़ते हैं, उसके बारे में बहुत पहले वरुचि बात कर गए थे। जो आप ग्रामर है या कोई भी प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो नवरत्न है वो बात करते हैं। हरिसेना जो है वो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, राजा के जो उनके जीवन में उन्होंने क्या पाया, क्या यश गान करा, कौन कौन सी चीज़ें थी, जो पूरा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है राजा के काल में। तो हरिसेना का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब आपको और बताने का प्रयास करता हूँ। कहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी जो आप पर आज के ज़माने में देखते हैं कि एस्ट्रो टाक है, फलाना टाक है, ये राहु है, ये केतु है, ये पृथ्वी ऐसे चलती है, ये नक्षत्र लगे, ये ग्रहण लगे, उसी प्रकार से ये जो चला आ रहा है, आज से नहीं चला आ रहा है। वारा मीरा, जिसको हम बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान मानते हैं, ये उज्जैन में रहते थे, इन्होंने पूरी तरीके से बहुत सारी चीज़ों पे बात करी है। इन्होंने बृहत जटाका पे बात करी है, बृहत संहिता पे बात करी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। पॉलिटिकल सिस्टम में हम समानता सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो कई अथॉरिटियों के द्वारा डेवलप होता है। एक पॉलिटिकल हायरार्की बनी, जैसे हमारे यहाँ बनी है कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये पार्लियामेंट है, ये लोकसभा, ये राज्यसभा है। वैसे उनके ज़माने में भी हायरार्कियाँ बनी थी, मिनिस्टर थे, काउंसिल थे, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें सौंपी गई थी। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन उसके बारे में बात करता है कि कैसे समुद्रगुप्त तो किसी ने कोई नहीं मार पाया, वो अजय रहे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को उनके यश गान, उनकी जो उन्होंने अपने जीवन में अचीव करा उसके बारे में, उनकी प्राइड के बारे में शो करता है। कैसे पावर का विभाजन अलग अलग जगह हुआ, कैसे लैंड ग्रांट किए गए पर्सन को, अलग अलग इंस्टीट्यूशन कहाँ कंसेशन किसको कितना दिया गया, किन किन चीज़ों में इम्यूनिटीज थी, कैसे इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करते थे। तो इनके बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे गुप्ता पीरियड जो था वो अलग अलग प्रोविंसों, राज्यों पे बटा था। जो प्रोविंस होते थे उनको बुक्टीज कहा जाता था, और जो लोग गवर्न करते थे उन प्रोविंसों को उनको उपारिका कहा जाता था। और फर्दर सब डिवीजन था, जिनको हम विसायस बोलते थे। जैसे आजकल डिस्ट्रिक्ट बहराइच है, डिस्ट्रिक्ट महोबा है, डिस्ट्रिक्ट बांदा है, डिस्ट्रिक्ट कानपुर है। वैसे ही पहले के ज़माने में जो डिस्ट्रिक्ट होते थे उनको विसायास बोलते थे, और जो ऑफिशियल उन डिस्ट्रिक्ट को चलाते थे, सुपरविजन मैनेज कंट्रोल करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के आधार पे, हमको उनको विषयपतिज के नाम से जानते थे। तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो विलेज असेंबली का किस प्रकार से होता था, ये सारी चीज़ें उसके बारे में बात करती हैं। तो गुप्ता जो है वो स्ट्रांग ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, ब्यूरोक्रेसी की कितनी किस प्रकार से गवर्न करना है, गवर्नेंस की पॉलिसी क्या है, किस प्रकार से टैक्स को कलेक्ट करना है, कैसे प्रॉस्पेरिटी लानी है, लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी कैसे जाननी है, कैसे पीस मेंटेन करनी है, हार्मनी को मेंटेन करनी है, एक बैलेंस बना के रखना है, इकोनॉमिक सिस्टम में बैलेंसिंग कैसे करनी है, कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, ये सारी चीज़ों पे बात करता है। कोई भी साम्राज्य, उसमें वहाँ के लोग, वहाँ की सोशल व्यवस्था, पॉलिटिकल व्यवस्था, कल्चर व्यवस्था, इकोनॉमिक व्यवस्था,
एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था, फिलोसफिकल व्यवस्था, हर चीज़ होगी भाई। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, वहाँ पैदा हुए तो आप कुछ खाएंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ कमाएंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे कुछ। तो इस प्रकार से सोसाइटी फ्लरिश होती रहती है। सोसाइटी डायनेमिक है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। पहले राजा थे, उनके यह सोवरेनिटी थी, आज हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन पे पास सोवरेनिटी। तो चीज़ें बदलती रहती हैं। इकोनॉमी ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर की अगर मैं बात करूं तो गुप्ता एम्पायर की जो इकोनॉमी थी कि वो कैसे क्या खाते थे, क्या उगाते थे, कैसे ट्रेड करते थे, कैसे अपनी इकोनॉमिक जो उनकी रोज की दिनचर्या थी, कैसे वहाँ कितने सारे लोगों को, क्या वहाँ कोई कंजप्शन था बेहतर तरीके से, क्या कौन कौन सी फसलें थी, कैसा एग्रीकल्चर सिस्टम था, कौन कौन से टैक्स की व्यवस्था थी, मैन्युफैक्चरिंग किस किस चीज़ों की होती थी। तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलती कि वहाँ पहले के ज़माने में भी जो ट्रेड कॉमर्स था वो काफ़ी फ्लरिश था। चाहे वो वेस्टर्न इलाका की बात अभी हो, या गुजरात साइड की बात हो, या मालवा की बात हो, या आपका फर्टाइल इलाका बिहार का हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का कितना वहाँ प्रॉस्पेरिटी थी। इसी वजह से वहाँ के लोगों की हाई स्टैंडर्ड लिविंग थी। ऑक्यूपेशनल कॉमर्स और प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट पे भी लोग विश्वास रखते थे। इसका ये मतलब है कि पहले भी लोग इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी, लोगों को क्राफ्ट के बारे में पता था। हमारा जो एंशियंट खादी सिस्टम है, या और पहले से जो चीज़ें क्राफ्टिंग चली आ रही हैं, स्क्रप्चर चले आ रहे हैं, या पॉटरी चली आ रही हैं, उसके बारे में भी हमारी एक विरासत जो गुप्ता एम्पायर की इकोनॉमिक मतलब वहाँ बेहतर थी। वहाँ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा था, इनकम लोगों के पास बेहतर थी, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, प्रॉस्पेरिटी हाई थी। यही सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुप्ता एम्पायर में ये पता चलता है कि एक ये रिमार्कल एडवांसमेंट था कि पहले भी जो गुप्ता पीरियड में लोग थे, बुद्धिमान थे, इंटेलेक्चुअल थे, चाहे जिसमें से बड़े बड़े फिलोसफर स्कॉलर आर्यभट्ट हुए, वरामीरा हुए, जिनका सिगेंट कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी जो आज के समय में पढ़ रहे हैं, वो चाहे जीरो का प्रचार हो, चाहे डेसिमल सिस्टम की बात हो, या जो मेडिसिन में आज आप लोग बहुत पढ़ते हैं कि ये यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये कैंसर का डिपार्टमेंट है, ये गैस्ट्रो विभाग है, ये सर्जरी है, ये ओपीडी है। लेकिन वैसे पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें टेक्स्ट जो आप पढ़ते थे मेडिकल क्षेत्र में कि ये सर्जरी है, ये क्लिनिक के बारे में बात करता है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात करता है, ये आप इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ये कार्डियो के बारे में बात करता है, ये न्यूट्रिशन के बारे में बात करता है। तो पहले भी सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें या उनसे रिलेटेड टेक्स्ट सुश्रुत ने अपने मेडिसिन में, या जो आप हर्बल मेडिसिन की बात करते हैं जो जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं, आयुर्वेदा जिसे आज के ज़माने में एम्स है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। या बाबा रामदेव की पतंजलि की कंपनी है जो हर्बल प्रोडक्ट बनाती हैं, चाहे वो कोई एलोवेरा का जूस हो, या कोई और सीताफल हो, या कोई और मेडिसिन हो जो हिमालय से, पर्वत से, या जड़ी बूटियां या ऐसे प्रदेशों से लाई जाती हैं, विदेशों से इंपोर्ट करी जाती हैं, जो पूरी तरीके से उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेहतर उनका इलाज है। तो ये जो शुरुआत है मेडिसिन की, ये सुश्रुत चरका के समय से ही चली आ रही। जो आयरन पिलर दिल्ली इंस्क्रिप्शन है वो इन सारी चीज़ों को शो कास्ट करता है, उनकी टेक्निक और उनका जो मेटल वर्क है कि मतलब पहले के लोग स्टील और मेटल की जो चीज़ें थे उस पर भी काफ़ी ज्ञानी विद्वान थे और उनको हर चीज़ के बारे में पता था। तो इससे ये पता चलता है कि जो सोसाइटी थी वो बहुत एक सोशल ऑर्डर में रखी थी, वहाँ काफ़ी पीस थी, काफ़ी हारमोनी थी, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना हुआ था जिससे चीज़ें बेहतर तरीके से मैनेज हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहाँ बहुत बेहतर था। तो अब हम लोग चलते हैं और मैं आप लोगों को चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ। तो अब मैं
सोसाइटी की बात करता हूँ कि जिस सोसाइटी गुप्ता एम्पायर के लोग कैसे थे, किन किन चीज़ों पे विश्वास रखते थे, कैसा वहाँ का कल्चर था, कितना वो आर्ट लिटरेचर पे विश्वास करते थे, कैसे वो जो उनका कल्चर था कि वो लोग बीना हो कि उनके क्वाइन में दर्शाई दिखाई देते थे, इसका मतलब वो म्यूजिक के काफ़ी शौकीन थे, इन रिलीजन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। जो बुद्धिज़्म रिलीजन था उसके उनकी आर्ट के बारे में, उनके जो टेक्सचर थे या उनकी जो लैंग्वेज थी पाली प्रकृति, उसको पर काफ़ी विश्वास रखते थे। जो ब्यूटीफुल केव बनी थी एलोरा अजंता की जो गुफाएं थी, उससे ये दर्शाता है कि जो वहाँ का रिलीजियस फेथ था वो बुद्धिज़्म को काफ़ी सपोर्ट करता था। बुद्धा की आइडियोलॉजी पे, बुद्धा की डॉक्ट्राइन पे, बुद्धा के फिलोसफिकल टीचिंग पे वो लोग काफ़ी विश्वास रखते थे। आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें भी जो गुप्ता पीरियड उसने क्लासिकल अपनी भागीदारी दिखाई। एक बेहतर ये दिखाया कि आर्ट एंड कल्चर जो है वो काफ़ी फ्लरिश था, काफ़ी एलिगेंट था। जो उनका गुप्ता का स्क्रिप्चर था, चेनी और भी जो भी वर्क थे, चाहे अजंता एलोरा के केव हो या उदयगिरी की केव हो, वो इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो लोग थे वो काफ़ी ज्ञानी थे, काफ़ी उनको पता था किस तरीके से आर्किटेक्ट करना है, कैसे अपनी जो एक कल्चर एक्सीलेंस है, कल्चर प्रॉस्पेरिटी है, कल्चरल हुकूमत है, विरासत है, उसको मेंटेन करना है और आने वाली जनरेशन को इन चीज़ों के बारे में संजो के रखना है। साथ ही साथ अजंता और एलोरा की जो फीचर्स हैं, जो उनकी एक रिमार्केबल एडवांसमेंट है, अचीवमेंट है, उसको दर्शाती है कि पहले के भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर स्किल मौजूद थी। जो टेम्पल आर्किटेक्चर है या नगरा स्टाइल है, जो नगर में जाके टेम्पल का निर्माण सबसे पहले हुए कि जो कल्कीवेरियल शिखर था स्पाइरल रूप में, इससे ये दिखाता है कि लोगों के अंदर बेहतर स्किल थी आर्किटेक्चर से रिलेटेड। जो अलग अलग या बुद्धिस्ट के जो टेल्स थी, उनकी स्टोरी थी या केव के बारे में, बुद्धिस्ट के कल्चर के बारे में, उनकी वे ऑफ लिविंग के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, उनका जो एक सोचने का नज़रिया है या उनका जो एक रिलीजियस फेथ है या रिलीजियस टीचिंग है, उसके बारे में भी जो गुप्ता पीरियड था वो काफ़ी खुलकर बात करता है, उस पर काफ़ी अपने व्यू रखता है। तो जो लिटरेचर गुप्ता के समय में फ्लरिश हुई, उसमें संस्कृत में जो रियानड कालिदास हैं, उन्होंने ड्रामा का जो पहले कुमार मंगलम के बारे में या सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जो ड्रामा दिखाता है लव स्टोरी के बारे में, सारी चीज़ें। संस्कृत लिटरेचर जो कालिदास संस्कृत के काफ़ी ज्ञानी थे, इसका मतलब है कि संस्कृत वहाँ बोली जाती थी। संस्कृत की जो वहाँ थी वो बहुत रिच लैंग्वेज थी। जो एक एक्सप्रेशन था, वो चाहे मेघदूत का हो या शकुंतला का, वो जो ड्रामा था या रिचनेस थी पोएटिक एक्सप्रेशन की, उसके बारे में बात करता है। ये बताता है कि वो लोग थे वो रिलीजियसली काफ़ी डिवोशनली थे, क्योंकि टेक्स्ट के बारे में महाभारत और रामायण के बारे में या फिलोसफिकल वर्क जो आर्यभट्ट का है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है कि लोगों के अंदर काफ़ी बुद्धिमान थे, टैलेंटेड थे, परिपक्व थे। कल्चरल और इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंट पीरियड रहा होगा, काफ़ी लोग टैलेंटेड थे, तो इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी। लेकिन अब कोई भी साम्राज्य हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ आ गई है तो वो अनंत काल तक है। हर चीज़ का यहाँ पे डिक्लाइन होना स्वाभाविक है। कहीं भी कोई दिक्कत आई तो अच्छे अच्छे हुकूमत मर के चले गए, एक रईस आदमी चले गया, तो डिक्लाइन तो हर आदमी का संभव है। जब मनुष्य पैदा होता है तो वो उसका भी एक निश्चित समय है कि वो इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो ये चेंज प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। तो इसी वजह से जो डिक्लाइन है गुप्ता एम्पायर का वो क्यों हुआ, क्योंकि उनमें आपस में मतभेद था। बहुत सारी और रियासतें आई, छोटे छोटे ग्रुप आए जिन्होंने उनकी कमियां देख के उनको दबाने का प्रयास किया। उनमें कुछ कमियां रहीं, वो उनका वीकनेस कहीं पे कोई छूट गया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस रही हो या हुना का इन्वेंजन रहा हो या उनके कुछ पॉलिसी प्रोग्राम थे वो स्ट्रिक्ट नहीं रहे या उनमें कोई लूप होल्स रहा या कोई और प्रॉब्लम आ गई और हुकूमत आ गई जो ज़्यादा पावरफुल थे, उनकी प्लानिंग बेहतर थी, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ज़्यादा बेहतर था, उनमें आपस में टसल नहीं था, परिवारवाद नहीं था, सक्सेशन नहीं था, एक दूसरे को गिराने की फिक्र नहीं
नहीं थी, या ग्रांट नहीं था, या बेहतर वहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो पाई, या कोई फ्लड आ गया, कोई परेशानी आ गई, या कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई जिसकी वजह से साम्राज्यों का पतन हुआ, या कोई दूसरा राजा उसको एक्वायर कर लिया, या उसके सामने वो सरेंडर कर लिया, या बेहतर ट्रेड और कॉमर्स नहीं हो पाया, या और भी बहुत सारी चीज़ें हुई समय के आसार पे जो उन सरकमस्टेंसेज या परिस्थितियों में बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से वो समस्याएं देखनी पड़ी, या फैमिली में कोई कलह हो गया, या एक दूसरे को गिराने के लिए, या इन्वेस्टिव स्ट्रक्चर वहाँ चरमरा गया, या वहाँ की सिक्योरिटी में कोई ब्रीच हो गया, या वो अपने को समय के हिसाब से नहीं डाल पाए, या कोई और महत्वपूर्ण राजा आ गया जिसकी वजह से ये समस्याएं क्रिएट हुई। तो गुप्ता एम्पायर की जो इम्पोर्टेंस यही है कि ये अपने आप में एक लार्ज एम्पायर है, मिलिट्री बेस उनका बहुत बेहतर था, इसको हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं, इसमें पीस और प्रॉस्पेरिटी बहुत बेहतर थी, साथ ही साथ बहुत पढ़े लिखे लोग थे, साइंटिफिक और कल्चर एडवांसमेंट देखने को मिलती है, आर्ट लिटरेचर और रिलीजन के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है, मिलिट्री के बारे में पता चलता है, आर्किटेक्ट के बारे में पता चलता है, यहाँ की वास्ट सांस्कृतिक वे ऑफ लिविंग कल्चर के बारे में पता चलता है, ड्रामा पोएट्री के बारे में पता चलता है। इसीलिए हम इस एज को क्लासिकल एज और बेहतरीन एज मानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े फिलोसफर अलग अलग प्रकार की जो साइंस है, अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रीम है, वर्टिकल्स हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, मेडिसिन हो, मैथमेटिक्स हो, जीरो का आविष्कार हो, डेसिमल सिस्टम हो, इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए हम गुप्ता पीरियड को एक हम क्लासिकल एज के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल लाइट एनिटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब अगले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि गुप्ता एम्पायर जो है वो क्यों इतना गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें और आने वाले समय में आप लोगों को अभी लॉ से रिलेटेड भी MCQ चीज़ बताऊंगा, तो कृपया सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ें डिलीवर करता रहूँगा। तो हंसते रहें, मुस्कुराते पढ़ते रहें और ज्ञान जानने के लिए भी आप पैदा हुए हैं तो कुछ सीख लीजिए। मरना तो एक दिन है ही है, जरूरी थोड़ा है कि नौकरी करना है, लेकिन किसी के सामने बोलना है, कोई रेफरेंस देना है, कुछ बात रखना है तो अगला समझेगा कि हाँ आप बुद्धू नहीं, आप कुछ जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, समाज में आपको थोड़ी जानकारी है, आप थोड़ा समझदार हैं, आप एक जो हम कह सकते हैं बुद्धिमान व्यक्ति हैं, एक अच्छे पुरुष है जिसको एक जो नागरिक होता है जिसको कुछ जानकारी है, ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही कमाना है। तो बुद्धि विवेक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा बना कर रखिए और लड़िए, डरिए नहीं कि अरे सिलेक्शन नहीं होगा। जो पढ़ते नहीं सिर्फ ज्ञान देते हैं, 4 दिन पढ़े 5 दिन पढ़े उनका थोड़े होगा। आप पढ़ते रहे, मेहनत करते रहो, सब कुछ संभव है कि रख हौसला, मंजिल भी आएगी और मंजिल का मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरे लोग आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे। अगर आप अपने को ही नहीं कंट्रोल कर सकते तो आप दुनिया को क्या कंट्रोल करेंगे। तो पहले अपने ऊपर काम करिए। आप जब अपने ऊपर बेहतर काम करेंगे आप निखल के आएंगे और आप बहुत बेहतर करेंगे जीवन में। तो कभी हार नहीं माननी है, लड़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट करते रहना है। आप भी ग्रो होते रहिए और हम भी ग्रो होते रहेंगे और धीरे धीरे कुछ मिलकर बहुत बेहतर करेंगे। तो इसी उम्मीद और उमंग के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को प्रेम देते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, खुदा हाफिज, बाय, टाटा।